हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले एंटीबायोटिक्स के बारे में, लेकिन इसके पहले एक वर्ड आपको और जोड़ना है, वो है एआई एंटीबायोटिक्स। तो काफी लंबे समय से नए प्रकार की एंटीबायोटिक्स नहीं बनाई गई है, जिसकी वजह से एएमआर जो होता है कि लगातार जो है एंटीबायोटिक्स खाने के बाद इनका असर जो है कम हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मरते भी हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके खिलाफ हमारे बॉडी में जो भी बैक्टीरिया हैं या जो भी आप मान लीजिए चीज़ें हैं, उन पर दवाइयाँ काम ही नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से लोग मर जाते हैं और ये संख्या लाखों नहीं करोड़ों में है। तो अब एआई के माध्यम से नए प्रकार की एंटीबायोटिक्स बनाई जा रही हैं, जो पुरानी है उनको मार्केट से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। अब ऐसा किया क्यों जा रहा है, ये सारा जो है वन बाय वन यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, जो है एआई एंटीबायोटिक से खत्म होगा घातक बैक्टीरिया। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि अभी हम हाल फिलहाल में दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं और उनसे उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस आपने पढ़ा होगा जो है, और ड्रग रेजिस्टेंस पढ़ा होगा, जिसमें होता है कि दवाइयाँ जो है बीमारियों पर या बैक्टीरियाज पर काम करना बंद कर देती हैं। अब हुआ ये है कि काफ़ी लंबे समय से हम पुरानी दवाइयाँ ही लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, नई दवाइयाँ बनाई ही नहीं जा रही। अब देखो होता ये कि नई दवाइयाँ बनाना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत लंबी प्रक्रिया है। हर जो है चरण में इसका टेस्ट करना होता है जानवरों पे, फिर जो है इंसानों की बारी आती है। अभी हम जो एआई एंटीबायोटिक्स की बात कर रहे हैं, इनका इस्तेमाल जो है या इसका टेस्ट जो है इंसानों पर नहीं किया गया है। तो बहुत लंबी प्रक्रिया, तो बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से ये समस्या लगातार बनी हुई है। पहले हम बात करते हैं कि चर्चा में क्यों आया। तो एक यूनिवर्सिटी है मैसाचुसेट्स जो है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में आप एमआईटी कह सकते हो, के शोधकर्ताओं ने जेनरेटिव एआई, जब भी मैं एआई का टॉपिक पढ़ाती हूँ ना, तो इतने सारे एआई के टॉपिक हो गए ना, और आजकल हर क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल हो रहा है, तो दवाइयों में भी इस्तेमाल हो रहा है, क्या करें। तो जेनरेटिव एआई की मदद से 2 नई एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ विकसित करने की बात कही गई है। अब आपको लग रहा होगा 2 क्या होता है, 2 ही बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपको जो मार्केट में 500 प्रकार की एंटीबायोटिक्स दिखती है, सबका फॉर्मूला सेम होता है, बस नाम अलग होता है, थोड़ा सा जो है लिटिल बिट कंपाउंड में चेंज होता है, अदरवाइज वो सारी सिमिलर है। इसीलिए अगर आपके सर दर्द में कोई एक एंटीबायोटिक काम नहीं करती तो बाकी भी काम करना बंद कर देती है, क्योंकि उनका सबका फॉर्मूला सेम होता है। इसलिए ये 2 दवाइयाँ ही अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो क्या ये दवाइयाँ जो है गोनोरिया गोनोरिया एक प्रकार की जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, जिसके लिए इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मेथिसिलिन जो है रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस जो है ऑरियस एमआरएसए जैसे जो है खतरनाक सुपर बग पर प्रभावित होती हैं। तो ये 2 प्रकार की बीमारियां हैं, 2-3 क्या बहुत सारे प्रकार इसमें आ जाते हैं, इनके लिए जो है प्रभावी होने वाली है। प्रयोगशाला के बारे में बात करें तो अभी पशुओं वगैरह मतलब चूहे वगैरह पर टेस्ट किया गया है, इंसानों पर नहीं किया गया है। शोध के बारे में बात करते हैं, जो है सेल जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इसमें बोला गया है कि 3.6 करोड़ कंपाउंड की जाँच की गई है। कंपाउंड मतलब समझ रहे हैं ना, अभी हमारे पास ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स हैं और मिला के कंपाउंड्स को बनाई गई हैं, तो अब नई बनाने के लिए जो है 3.6 करोड़ कंपाउंड चेक किए गए हैं कि हम नई दवा कैसे बनाएं, जो कि अभी के जो बैक्टीरिया हैं जिन्होंने अपने आप को जो है या अपने अंदर प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर ली है इन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ, इन पर काम कर पाए। ठीक है, जैसे आपको जो है मम्मी पापा डांट कर मार कर थक जाते, तो वो नया तरीका ढूंढते हैं कि इस पर मारने का, डांटने का, गालियों का कोई असर नहीं हो रहा, अब हमें कोई नया तरीका इस्तेमाल करना होगा। तो वो सारा एनालाइज करते हैं कि हम क्या क्या प्रयोग इस पर कर चुके हैं और इस पर जो है काम नहीं कर। तो वैसे ही वैज्ञानिकों ने वो सारे कंपाउंड चेक कर लिए हैं जो कि बैक्टीरिया पर काम नहीं करते हैं। अब नए प्रकार के कंपाउंड्स पर काम किया जा रहा है। क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। हम बात कर लेते हैं पहले जो है अगस्त का एंड ऑफर यहाँ पर चल रहा है, 25 से 29 अगस्त तक चलने वाला है। यूपीएससी और यूपीपीएससी का जो इंटीग्रेटेड फाउंडेशन कोर्स है, यहाँ पर हम आपको जो है मोर देन 50% तक का डिस्काउंट दे रहे हैं। कंप्लीट बैच है हमारा, दोनों का ही जो है प्रिपरेशन कराएंगे। 35,000 फीस है, अगर आप ईएमआई के साथ ज्वाइन करना चाहे तो ये भी आपको विकल्प मिल जाएगा। प्रयागराज से ये लाइव होती हैं। ओके, अब बात करते हैं यूपीपीएससी के फाउंडेशन कोर्स के बारे में। प्री प्लस मेंस कंप्लीट ये भी बैच हमारा है, सीपीपीसीएस के लिए है। मोर देन 60% का ऑफ दिया जा रहा है। ईएमआई की सुविधा है, अगर आप वन टाइम पेमेंट करना चाहे तो 30,000 में आपको कंप्लीट कोर्स ये मिल जाएगा।
ओके। अब बात करते हैं यूपीपीएससी का जो है प्रीलिम्स टारगेट बैच, आपका अक्टूबर में पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बैच चल रहा है और जीएस ओनली 15,000 का है, सॉरी जीएस ओनली 11,000 का है। अगर सी सेट के साथ आप ज्वाइन करते हो तो यह 15,000 का मिल जाएगा। नंबर है 9555124124, आप इस पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हो। अब आते हैं वापस हमारे टॉपिक पर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है। इतनी बार पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि आप जब बार बार दवाइयाँ खाते रहते तो एक समय बाद ऐसा होता है कि वो दवा आप पर काम करना बंद कर देती है। जैसे आपने देखा होगा, आपका सर दर्द करता था, आप जो है मतलब मान लीजिए 250 mg की दवा जो है 1 साल से खा रहे थे, एक समय बाद ऐसा आएगा कि वो 250 mg की दवा आपके सर दर्द पर काम करना बंद कर देगी। इसका मतलब जो भी बैक्टीरिया जो भी चीज़ें हैं, आपका सर दर्द हो रहा था जिनकी वजह से अब वो दवा उन पर काम नहीं कर रही। और भारत में ये समस्या बहुत बड़ी हुई है क्योंकि सब लोग डॉक्टर से कंसल्ट करके दवा नहीं खाते, जाते हैं केमिस्ट में, ओवर द काउंटर जो भी दवा मिलती है वो लेकर के खा लेते हैं, जिसकी वजह से ये समस्या लगातार बढ़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि हर साल 10 लाख लोग इसी वजह से मरते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, दवाओं के प्रति जो है प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने वाले या प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर चुके बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। एंटीबायोटिक्स की कमी पिछले कई सालों से बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि नई दवाइयों की कमी, पुरानी तो चल रही है अभी भी। अब हम बात करते हैं एआई आधारित खोज की प्रक्रिया क्या है, तो कैसे किया गया। तो डेटा ट्रेनिंग मतलब जो है एआई को मौजूदा कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड्स हैं या रासायनिक जो तत्व हैं, उन सबको दिया गया है डेटा को कि भाई खंगालो कौन सी जो है नई प्रकार की हम दवा बना सकते हैं। उसके पास ये भी डेटा दिया गया है कि हमारे पास अभी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं और कौन कौन से कंपाउंड्स का इस्तेमाल करके बनाई गई हैं। डिजाइनिंग के 2 तरीके हैं यहाँ पर। पहला है छोटे रासायनिक टुकड़े, 8 से 19 परमाणु से नए डिजाइन बनाए गए हैं। दूसरा है एआई को पूरी स्वतंत्रता दी गई है ताकि बिल्कुल नए कंपाउंड बनाए जाए। समझ रहे, इसका कंपाउंड का मतलब यही है कि नए प्रकार के रासायनिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर एआई के माध्यम से दवाइयाँ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। फिल्टरिंग का मतलब यहाँ पर है मौजूदा एंटीबायोटिक जैसे कंपाउंड हटाए जाए। जो भी हमारे पास दवाइयाँ हैं उनके जितने भी कंपाउंड्स हैं सारे हटाए जाएंगे और ऐसे कंपाउंड भी हटाए जाएंगे जो इंसानों के लिए जहरीले हैं। तो भविष्य में जो भी एंटीबायोटिक्स एआई के माध्यम से हम बनाएंगे वो ज़्यादा प्रभावी होंगी और इंसानों पर उनका कोई भी साइड इफेक्ट्स ना हो, इसका ध्यान रखा गया है। परिणाम क्या होंगे, परीक्षण के बाद 2 संभावित एंटीबायोटिक्स बनेंगे। प्रारंभिक परीक्षणों में जो है गोनोरिया और एमआरएसए पर सफलता यहाँ पर हासिल कर ली गई है। अब बात करते हैं जो इन्होंने 2 बनाई है उनका महत्व क्या है। तो यह खोज क्या होगा, एंटीबायोटिक्स का दूसरा स्वर्ण युग। दूसरा स्वर्ण युग है, पहला बता दूंगी आपको जो है, अब दवाइयों से जो है क्या होगा, एआई से जो हम दवाइयां खोज रहे हैं सस्ती और व्यापक होंगी, सुपर बग से निपटने का ये विकल्प होगा। तो ये हमें पता चला कि लाभ क्या क्या होने वाले। अब आर्थिक चुनौतियां यहाँ पर क्या होंगी। अब मान लो अगर कोई जो कंपनी है जो दवाई बनाती है, आपको लगता है वो जानबूझ के ऐसी दवाई बनाएगी कि आप एक बार खाएं और कभी समस्या ना हो, फिर तो दवाई बिकेगी नहीं ना उनकी। तो यहाँ पर समस्या यही है कि कम इस्तेमाल होगा तो कम बिक्री होगी, कम मुनाफा होगा और फार्मा कंपनियों की रुचि घट जाएगी। ऐसी दवाइयाँ क्यों बनाएंगे कि सर दर्द का एक बार में ही इलाज हो जाए। साइंटिस्ट चाहे तो, या जो भी शोध करता है चाहे तो ऐसी दवाई बना सकते हैं ना कि आप एक बार खाओ और समस्या जड़ से खत्म। ये होता ही नहीं है क्योंकि उनको पता है अगर जड़ से खत्म हो जाएगी तो ये दोबारा खरीदने नहीं आएगा, दोबारा खरीदने नहीं आएगा तो बिक्री नहीं होगी। ये जो है आर्थिक चुनौती हो सकती है कि एआई अगर ये दवा बना देगा और सच में ऐसी बना देगा जिससे एक बार में ही समस्या खत्म हो जाएगी तो फार्मास्यूटिकल कंपनियां बंद हो जाएंगी। एंटीबायोटिक्स लंबे समय तक असरदार रहे इसके लिए उनका कम प्रयोग आवश्यक है। नई दवा का विकास महंगा होता है, इसीलिए जो है दवाइयां नहीं बनाई जाती हैं। ओके। अब वैज्ञानिक चुनौतियों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्रयोगशाला और पशुओं पर परीक्षण कर लिया गया है, मनुष्यों पर नहीं किया गया है। अभी शरीर पर क्या असर होंगे इसकी सटीक जानकारी हमारे पास नहीं है। सभी खोजे गए कंपाउंड जो है दवा में नहीं बदले जा सकते हैं, ये भी है। और गोनोरिया के लिए जो दवा बनाई गई थी 80 लोगों में इस्तेमाल की गई थी, मात्र और मात्र 2 लोगों में सफल रहा वो। तो इसकी जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम है। तो ये जो प्रक्रिया है इसको पूरा करने में भी बहुत सारा समय लगने वाला है। अब वैश्विक महत्व के बारे में अगर देखें तो दवा प्रतिरोधी संक्रमण जो है 21वीं सदी की सबसे बड़ी समस्या है।
आपने टीबी के बारे में पढ़ा होगा, जो है ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, फिर एक्सडीआर। अब उस पे दवा काम ही नहीं कर रही है। पहले जो है मान लो किसी ए व्यक्ति को टीबी था, उसने बी को टीबी फैलाया, लेकिन को नॉर्मल प्रकार का टीबी था, 6-6 महीने का कोर्स किया और ठीक हो गए। लेकिन इस बी वाले व्यक्ति ने क्या किया, बार बार दवाइयां खाई और कोर्स पूरा नहीं किया। इनको हो गया जो है मान लीजिए ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। अब इनको इनके माध्यम से सी व्यक्ति को फैला ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, मतलब दवाइयां जो है काम, ये वाली जो ए प्रकार की दवाइयां थी वो काम नहीं करे, तो ये भी इन पर भी नहीं करेंगी। इन महाशय ने क्या किया, ये कोर्स नहीं किया। इसका मतलब जो ए प्रकार की दवाइयां हैं वो भी काम नहीं कर रही हैं, बी प्रकार की दवाइयां नहीं, तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो गया। और इन्होंने डी व्यक्ति को जो है एमडीआर टीबी ट्रांसफर किया। अब इस बेचारे व्यक्ति को जो टीबी हुआ है उस पर बहुत सारी दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, और ये महाशय जो है और महान निकले, और इन्होंने एमडीआर का ट्रीटमेंट भी ठीक से नहीं कराया। अब इनको हो गया एक्सडीआर कि अब हमारे पास कोई दवा ही नहीं है टीबी के इलाज के लिए, और इन्होंने ई व्यक्ति को ऐसे प्रकार का टीबी ट्रांसफर किया जिसके लिए कोई दवा उपलब्ध नहीं है। और ये ई व्यक्ति अगर जो है महीने में 4 लोगों को ये टीबी ट्रांसफर कर रहा है, इसका मतलब हर महीने 4 लोग ऐसे जो है बीमार पड़ रहे हैं जिनका इलाज कभी संभव ही नहीं है। ऐसी समस्या जो है लगातार बढ़ रही है चैन रिएक्शंस की तरह से, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है मर रहे हैं। भारत जैसे देशों में एंटीबायोटिक्स का अति प्रयोग होता है। डॉक्टर के पास जाना हम सही नहीं समझते, हम अपना इलाज खुद ही कर लेते हैं घर पर, ओवर द काउंटर्स दवाइयाँ लेते हैं, मस्त खाते हैं, सर दर्द, बदन दर्द, पेट दर्द जो भी है। उसके अलावा जो अगर थोड़ा सा लोग समझदार होते हैं तो जाते हैं झोला छाप डॉक्टर्स के पास, वो भी यही देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। उनको पता है कि एक बढ़िया सी दवाई है, सर दर्द, बदन दर्द, कहीं पर भी दर्द हो ये दे दो, और पूरे गाँव में जो है हल्ला हो जाता है कि भाई वो उन्होंने दवाई दी थी, एक दवाई खाई और जो है सारा दर्द गायब। ये होता है ना। और ये सोचो पूरा गांव मोहल्ला एक ही दवा खा रहा है और सबको इसी प्रकार का जो है समस्या हो जाएगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है इसे वन हेल्थ अप्रोच से देखा जा रहा है, जिसमें मानव, पशु और पर्यावरण सभी सम्मिलित हैं। ओके। अब वैश्विक स्तर पर एंटीबायोटिक्स प्रतिरोध का परिदृश्य देखें तो WHO की ग्लोबल AMR रिपोर्ट 2022 की है, जिन्होंने बताया कि 2050 तक AMR के कारण लगभग 1 करोड़ मौतें होंगी हर साल। इसका आर्थिक नुकसान अगर देखें, विश्व की जीडीपी का 3.8% नुकसान होगा, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स होता है ना, लोग भी तो रिसोर्स हैं, वो खत्म हो जाएंगे। विश्व बैंक का अनुमान है कि 2050 तक AMR से वैश्विक गरीबी में 28 मिलियन अतिरिक्त लोग जुड़ जाएंगे। और कहीं नहीं कहीं कारण क्या है, यही AMR। भारत की स्थिति के बारे में देखें तो एंटीबायोटिक का सबसे अधिक उपभोग भारत में होता है। डॉक्टर्स के बिना जो है सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं। ओवर द काउंटर पशुपालन और पोल्ट्री फार्म में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, कभी दूध ज़्यादा देने के लिए, कभी उनके मतलब किसी भी प्रकार का आप मान लीजिए पशुओं पे भी जो है एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, फिर वो आपकी बॉडी में आता है। या उनके मरने के बाद जो है वल्चर्स खाते हैं, या जली जो है मतलब जलीय स्रोतों में आता तो हर जगह ये फैल रहा है। ICMR हमारा जो है वो बोलता है AMR सर्विलांस नेटवर्क बनाएंगे, हम बनाया गया है, लेकिन फिर भी जो है चीज़ें चल रही हैं और अभी भी ज़्यादा प्रभावी नहीं। अब ऐतिहासिक संदर्भ देखते हैं जो है एंटीबायोटिक्स का, तो 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1940 से 1960 को जो है एंटीबायोटिक्स का स्वर्ण युग, ये पहली बार है, ठीक है। और जो AI के माध्यम से हम एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, इसको बोले दोबारा स्वर्ण युग स्टार्ट हो जाएगा। 1980 के बाद नए एंटीबायोटिक्स बनना लगभग बंद हो गए। मतलब 1980 के पहले जितने भी एंटीबायोटिक्स बने हैं, हम उन्हीं का इस्तेमाल अभी तक यहाँ पर कर रहे हैं। इसीलिए बोला जा रहा है कि अब हमें दोबारा नए एंटीबायोटिक्स बनाने की आवश्यकता है। तकनीकी दृष्टिकोण से देखें तो जनरेटिव AI का इस्तेमाल किया गया है। यह जितनी भी चीज़ें मतलब जितना भी अवेलेबल डेटा उसको खंगालेगा और उसके आधार पर ही बनाएगा। ड्रग डिस्कवरी पाइपलाइन में AI के बारे में बात करते हैं तो आइडेंटिफिकेशन करता है कौन कौन सी चीज़ें हमें लेनी है, लीड ऑप्टिमाइजेशन होता है, और जो है ट्रायल्स वगैरह किए जाते हैं, ऑफिशियल ट्रायल्स होते हैं। मतलब देखो कोई इंसान जो है 1 बाय 1 सारी चीज़ें कर रहा है, और AI के माध्यम से हमें पता है AI बहुत फास्ट काम करता है। तो हो सकता है कि पहले दवाइयाँ बनाने में 10 साल लगते थे, लेकिन अब हमारे पास AI है तो हम थोड़ा जल्दी बना लेंगे। ये सारा जो है हम यहाँ पर देख चुके हैं। देखो लिखा है
इन सिलिको मेडिसिन चीन ने 2021 में पहली जो है एआई डिस्कवर्ड दवा मानव परीक्षण तक पहुंचाई थी। ऑलरेडी चीन इस क्षेत्र में कर चुका है। डीप माइंड का जो है अल्फा फोल्ड जो है प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी कर दवा डिजाइन बनाने में मदद करता है। इसके अलावा बात करते हैं नियामक और नैतिक पहलू। चलो बना लेंगे, तो अगर समस्या होगी उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो बोला गया है कि अगर एआई से आप दवा बनाएंगे तो पेटेंट कौन कराएगा, किसको मिलेगा, इंसान को या मशीन को। अगर एआई गलती से हानिकारक दवा बना दे, लोग इस्तेमाल करें, तो जिम्मेदारी किसकी होगी। सस्ती दवा तक पहुंच जो है एक बड़ा सवाल है, खासकर विकासशील देशों में, कि इस प्रकार की दवाइयां सस्ती होंगी या महंगी होंगी, ये प्रश्न उठता है। भारत के लिए नीतिगत पहलू ये हो सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जेनेरिक दवा उद्योग भारत में ही है। एआई आधारित अगर दवाएं आती हैं तो भारत पर क्या असर पड़ेगा, एएमआर के संदर्भ में भी हमें देखना होगा। इसके अलावा जो है ड्रग डिस्कवरी स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन भारत में देने की आवश्यकता है, जो एआई के माध्यम से बनाई जाएंगी। सर्विलांस भी करना पड़ेगा इन चीज़ों का, ताकि सही तरीके से काम करे। वन हेल्थ अप्रोच, पशु, पर्यावरण और मानव सबको यहाँ पर लागू करके चलना होगा, तभी हम समस्या का समाधान समय रहते कर पाएंगे। समझ में आ गया होगा। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है। हाल ही में एमआईटी की टीम ने जेनरेटिव एआई की मदद से 2 एंटीबायोटिक्स खोजी हैं। इनके संदर्भ में सही कथन आपको ढूंढना है। पहला है, इनका परीक्षण अब तक केवल प्रयोगशाला और पशुओं पर किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है यह गोनोरिया और एमआरएसए जैसे सुपर बग पर प्रभावी रही है। तीसरा है, यह अध्ययन जो है नेचर जर्नल पर प्रकाशित हुई है। जिसने ध्यान से पढ़ा होगा वही बता पाएगा कि जर्नल नेचर थी या सेल थी। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।